हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से ऑडियो वीडियो बता देंगे, ऑडियो वीडियो सही है। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से ऑडियो, चलो। वेरी गुड मॉर्निंग सुखराम जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, और सबसे पहले आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आज आप माता शैलपुत्री जी का फर्स्ट नवरात्रा है। ठीक है, तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इनमें से आप कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो जाएंगे। यदि आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं तो आपको मिलते हैं नोट्स, पीवाईक्यू वेदांत से 100+ मॉक टेस्ट एंड गिरा हमारा कोड। यदि आप इसको यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। आपको भी। ओके, थैंक यू। ठीक है, डाटा प्रोटेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जितना होएगा उसके बाद हम थोड़े से एमसीक्यू जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो 1 मिनट वेट कर लेते हैं, तब तक बाकी सभी आ जाएं। ठीक है, गुड मॉर्निंग रेखा जी। चलो, सेक्शन 43A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में डाटा प्रोटेक्शन की बात बोली गई है। ठीक है, लेट्स से कि दैट्स अ बॉडी, दैट अ बॉडी कॉर्पोरेट विच जस्ट डील और हैंडल एनी सब्सटैंटिव पर्सनल डाटा और इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर रिसोर्सेज। यहाँ पर बोला कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, उसके पास कोई भी डाटा है, ठीक है, और वो हैंडल करता है सब्सटैंशियल पर्सनल इंफॉर्मेशन को और डाटा को और कंप्यूटर रिसोर्सेज में, which in one control or it operate is certainly negligent in implementing and maintaining reasonable security practice and procedure leading to wrongful loss or gain to a person। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल है, यानी कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि डील करती है सब्सटैंटिव पर्सनल, सॉरी सब्सटैंटिव नहीं, कल भी मैं गलती कर रही थी बार बार, सेंसिटिव, ठीक है, सेंसिटिव पर्सनल डाटा जो कि संवेदनशील है, ऐसा डाटा जो कि आप हर जगह आप उसको शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, जो कि सीक्रेट है और सेंसिटिव है। ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को जो कि आपके कंप्यूटर रिसोर्सेज में है, आपके कंट्रोल में है और आप उसको ऑपरेट कर रहे हैं, सर्टनली आपकी गलती की वजह से, ठीक है, आपकी कुछ गलती की वजह से जो है वो क्या हो जाता है, वो डाटा लीक हो जाता है, चाहे जिसके कारण क्या हुआ, रॉन्गफुल लॉस हुआ और किसी को रॉन्गफुल गेन हुआ। ठीक है, तो वही पर्सन लायबल होगा जिसके वो कंट्रोल में था। ठीक है, इट्स सर्टेनली नेग्लिजेंट इन इम्प्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग अ रीजनेबल सिक्योरिटी, तो उसको रीजनेबल सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लीडिंग टू wrongful loss or gain to a person. In such cases, may body corporate is liable to pay damages by the way of compensation. Further, these damages कैन नॉट एक्सीड 5 करोड़ रुपीज। ये बोला कि ऐसे मामले में जहां पर निकाय कॉर्पोरेट मुआवजे के माध्यम से नुकसान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, इसके अलावा ये नुकसान जो है वो 5 करोड़ से अधिक जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है, फर्दर यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला है नोटिफाइड करेगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रीजनेबली सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एंड सब्सटेंट सेंसिटिव पर्सनल डाटा और इंफॉर्मेशन रूल 2011। ठीक है, कि यहाँ पर बोला इसके अलावा जो 2011 का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट रूल जो है वो आपकी अमेंडमेंट हुई थी, जिसमें बात बोली गई थी हम रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस करेंगे और प्रोसीजर जो कि किससे रिलेटेड होगा, सेंसिटिव पर्सनल डाटा और इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होगा। सेक्शन 43A ऑफ आईटी एक्ट जो है वो इससे डील करता है। ये जो रूल है वो स्पेशली पर्टेन करते हैं सब्सटैंटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि जिनमें कोई सब्सटैंटिव सॉरी सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, माफी चाहेंगे, सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन और डाटा आर एप्लीकेबल टू ऑल बॉडी कॉर्पोरेट विद इन इंडिया। अब आपका है चैप्टर नंबर 8 जहां पर ड्यूटी ऑफ सब्सक्राइबर जो है वो बोला गया। सेक्शन 42 कहता है कि आप कंट्रोल ऑफ प्राइवेट की निजी पूंजी का नियंत्रण। Every subscriber shall exercise reasonable care or to retain control of a private key
corresponding to public key listed in his digital signature certificate. ठीक है, कि प्रत्येक अभिदाता अपने डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध सार्वजनिक कुंजी के अनुरूप निजी कुंजी का नियंत्रण बनाए रखने के लिए उचित सावधानी बरतेगा और इसके प्रकटीकरण को रोकने के लिए भी जो है वो सही कदम उठाएगा। ठीक है, एवरी सब्सक्राइबर वो रीजनेबल केयर करेगा और कंट्रोल करेगा अपनी प्राइवेट की को और कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ पब्लिक की लिस्टेड इन अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ठीक है, और इफ प्राइवेट की कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ पब्लिक की लिस्टेड इन दिस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट has been compromised, then the subscriber shall communicate the same without any delay to the certifying authority in such manner as may be specified by the regulation. ठीक है, यहाँ पर बोला यदि डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध सार्वजनिक कुंजी के अनुरूप निजी कुंजी से समझौता किया गया है तो अभिदाता बिना किसी विलंब के प्रमाणन प्राधिकारी को इस प्रकार से सूचित करेगा कि जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। ठीक है, यानी कि जो भी डाउट्स होंगे उसको रिमूव किया जाएगा और डिक्लेयर किया जाएगा कि दैट अ सब्सक्राइबर शेल बी लायबल टिल द इंफॉर्मेशन द सर्टिफाइंग अथॉरिटी द प्राइवेट की हैज बीन कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, अब देखो किसी ने डिजिटल सिग्नेचर लिया होता है तो उसको की मिलती, प्राइवेट की मिलती है। ठीक है, तो उसको कंट्रोल और मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सब्सक्राइबर की होती है। ठीक है, तो सेक्शन 41 में बोला एक्सेप्टेंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अब उसने डिजिटल सिग्नेचर लिया है ना, अब प्राइवेट की भी उसको मिली है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट भी। ठीक है, अ सब्सक्राइबर शेल बी डीम्ड टू हैव एक्सेप्ट अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इफ he publishes the authorize the publication of digital signature certificate। कि एक ग्राहक को यानी कि एक सब्सक्राइबर को डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जो है स्वीकार करने वाला जो है वो माना जाएगा यदि वो डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के प्रकाशन को प्रकाशित या निर्धारित करता है। ये बोला एक और वन और मोर पर्सन। ठीक है, कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है वो आपका वन और मोर पर्सन का हो सकता है इन अ रिपोजिटरी otherwise demonstrate his approval of digital signature certificate in any manner। ठीक है, कि किसी भी तरह से डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के अपने अनुमोदन को प्रकाशित जो है वो करना और एक्सेप्ट किया जाएगा किसके द्वारा? सब्सक्राइबर के द्वारा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और सब्सक्राइबर सर्टिफाई करेंगे हु इज रीजनेबली रिलाई ऑन इंफॉर्मेशन कंटेन अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ठीक है, कि सब्सक्राइबर उन सभी को जो है वो प्रमाणित करता है कि डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र में निहित जानकारी पर यथोचित रूप से भरोसा जो है वो करते हैं। सब्सक्राइबर होल्ड करता है प्राइवेट की को कॉरेस्पॉन्डिंग द पब्लिक की लिस्टेड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एंड एंटाइटल्ड टू होल्ड द सेम। कि सब्सक्राइबर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को सूचीबद्ध और सार्वजनिक कुंजी के अनुरूप जो है वो निजी कुंजी रखता है और इसके रखने का हकदार है। All representation made by the subscriber to certifying authority and all the material relevant the information contained in a digital signature certificate are true or all information in a digital signature certificate that is within the knowledge of subscriber is true। ठीक है, उसको जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है ऐसा अब देखो कि उसको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मिल रहा है तो इट मीन्स उसको सब चीजों का नॉलेज है और उसको विदिन मतलब उसको सब चीजों का नॉलेज है और तभी वो मतलब क्या कुछ बेनिफिट है डिजिटल सिग्नेचर लेने के, डिजिटल सिग्नेचर बनवाने के और उसको सर्टिफिकेट मिल रहा है तो क्या कुछ बेनिफिट है, क्या कुछ जो है वो एडवांटेज डिसएडवांटेजेस सबका जो है उसको नॉलेज है ऑफ द सब्सक्राइबर इज ट्रू। ठीक है, सेक्शन 40A में बोला ड्यूटी है सब्सक्राइबर की ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। कि जब इसने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट लिया तो उस सब्सक्राइबर की क्या ड्यूटी है? बोले इन रिस्पेक्ट ऑफ, एक मिनट, ठीक है, ड्यूटी क्या है सब्सक्राइबर की? ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट द सब्सक्राइबर शैल परफॉर्म सच ड्यूटी एज मे बी प्रेस्क्राइब। ठीक है, यहाँ पर बोला जो भी ड्यूटीज होंगी उसको क्या करनी पड़ेंगी? फुलफिल करनी पड़ेंगी। जनरेटिंग की पेयर
की पेयर को जनरेट करना। एनी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट द पब्लिक की ऑफ विच correspond to the public key that subscribers which is to be listed in digital signature certificate has been adopted by the subscriber and the subscriber shall generate that key pair by applying the security procedure। ये जहां किसी भी डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण का पत्र या जिसकी सार्वजनिक कुंजी उस ग्राहक की कुंजी से मेल खाती है तो उसे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में सूचीबद्ध जो है वो किया जाना है और ग्राहक यानी कि सब्सक्राइबर को स्वीकार करना पड़ेगा और की जो है वो उसे जनरेट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब पेनल्टी क्या है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से इंपॉर्टेंट पेनल्टी क्या है अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ठीक है, क्या कुछ पेनल्टी है तो यहाँ पर बोला कि अंडर आईटी एक्ट में जो है वो प्रोवाइड करी है पेनल्टी और कंपनसेशन इन द फॉलोइंग केसेस। पेनल्टी फॉर डैमेजिंग इन अ कंप्यूटर सिस्टम कि सबसे पहले बोला कि पेनल्टी किसको दी जाएगी, उसको जिसने कंप्यूटर को डैमेज किया। इन केस यदि कंप्यूटर डैमेज हो गया तो उसके लिए क्या कुछ पेनल्टी है तो बोला इफ अ पर्सन अदर देन अ ऑनर यूज कर रहा है किसी दूसरे पर्सन के कंप्यूटर सिस्टम को और डैमेज कर रहा है तो उसको पे करना पड़ेगा डैमेजेस माने कंपनसेशन अंडर सेक्शन 43। ठीक है, और अदर रीजन फॉर पेनल्टीज आर कंपनसेशन। यहाँ पर बोला अदर रीजन क्या है, यदि वो डाउनलोड कर रहा है और कॉपीज कर रहा है आपकी इंफॉर्मेशन जो भी आपने फाइल वगैरह रखी है उनको वो क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है, डाउनलोड कर रहा है, स्टोर इन द सिस्टम और इंट्रोड्यूस कर रहा है एनी वायरस टू द कंप्यूटर सिस्टम, डिस्टर्ब कर रहा है द सिस्टम को, डिनाई कर रहा है एक्सेस टू द ऑनर ऑफ पर्सन ऑथराइज्ड टू यूज अ कंप्यूटर, टेम्पर और मैनिपुलेट कर रहा है कंप्यूटर सिस्टम को, डिस्ट्रॉय कर रहा है, डिलीट कर रहा है और मेक एनी ऑल्टरेशन इन द इंफॉर्मेशन स्टोर इन द सिस्टम, स्टील द इंफॉर्मेशन स्टोर इन यानी कि जो भी आपने स्टोर करके इंफॉर्मेशन रखी है उसको जो है चुरा रहा है। कंपनसेशन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ प्रोटेक्ट डाटा कि यदि इन केस यदि जो प्रोटेक्टेड डाटा है वो आपका मतलब उस इन केस यदि फेल हो जाता है डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए तो क्या कुछ कंपनसेशन दिया जाएगा। यहाँ पर बोला अंडर सेक्शन 43A if a corporation or a company has stored the data of employees or to other citizen any substantive data in its computer system but fail to protect it from the hackers or other activity shall be liable to pay compensation। तो उसको जो है वो लाइबल माना जाएगा कि ये लाइबल है, उसको पे करना पड़ेगा कंपनसेशन जिस दूसरी पार्टी को। ठीक, यानी कि कोई भी कंपनी या कोई भी कॉर्पोरेशन जिसने स्टोर करके रखा है डाटा एम्प्लॉइज का और अदर सिटीजन का जो कि सब सेंसिटिव डाटा है, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम से, और वो पर्सन जो कि मैनेजमेंट कर रहा है वो फेल हो जाता है या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी जो है वो फेल हो जाती है प्रोटेक्ट करने के लिए उस डाटा को फ्रॉम द हैकर। ठीक है, तो ऐसी एक्टिविटी के लिए उसको लाइबल माना जाएगा कंपनसेशन पे करने के लिए। Failure to furnish the required information. If any person who is asked to furnish any information or a particular document to maintain the book of account fail to do so and he is also be liable to pay penalty in case of report and document the penalty range from the rupees 1 lakh to 50,000। ठीक है, यहां पर बोला कि 1 लाख से लेकर 50,000 यानी कि 50,000 से लेकर 1 लाख तक के रुपए जो है वो हो सकते हैं। यानी कि बोला यदि कोई भी व्यक्ति जिसे कोई जानकारी या विशेष दस्तावेज प्रस्तुत करने या वही खाता को बनाए रखने के लिए कहा जाता है तो ऐसा करने में विफल वो रहता है तो जुर्माने के लिए वो उत्तरदायी होगा। रिपोर्ट और दस्तावेज के मामले में वो उस पर जुर्माना 1 लाख से लेकर 50,000 से लेकर 1 लाख तक जो है वो जुर्माना लगाया जा सकता है। फॉर बुक ऑफ अकाउंट और रिकॉर्ड ऑफ पेनल्टी इज 5,000। ठीक है, सेक्शन 44 में जो है वो दिया गया। ठीक है, रेजिड्यूरी पेनल्टी क्या है तो बोला इफ एनी पर्सन कॉन्ट्रावीन्स एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट नो पेनल्टी और कंपनसेशन इज स्पेसिफाइड। ठीक है, यहाँ पर बोला इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन यदि होता है तो कोई भी जुर्माना जो कि मुआवजा निर्दिष्ट नहीं है, ठीक है, यानी कि स्पेसिफाई नहीं किया है और वो लाइबल है पे करने के लिए कंपनसेशन 25,000 रुपीज। ठीक है, Appellate Tribunal to section 48, ठीक है, according to section 48 of this act, telecom dispute settlement and appellate tribunal under section 14 of telecom
Regulation Authority of India Act 1997 shall act as a appellate tribunal under the Information Technology Act 2000. This amendment was made under after the commencement of the Finance Act 2017. ठीक है, ये अधिनियम की सेक्शन 48 के अनुसार भारतीय दूरसंचार विनियमित प्राधिकरण अधिकारी 1997 की धारा 14 के तहत दूरसंचार विवाद निपटान और अपील न्यायाधिकरण सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत जो है वो अपील न्यायाधिकरण के रूप में जो है वो कार्य करेगा। और 2017 में जो है वो कुछ एक अमेंडमेंट्स करी गई थी। ठीक है, बोला ऑल अपील, जितनी भी अपील है फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ कंट्रोलर और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर लाई टू द ट्रिब्यूनल, यानी कि जितनी भी अपील है वो कंट्रोलर और जो कोई भी एडजुडिकेशन और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है उसके बाद किसके पास जाएंगी, ट्रिब्यूनल के पास जो जाएंगी। बट इफ द ऑर्डर इज डिसाइडेड विद द कंसेंट ऑफ अ पार्टी देन देयर विल बी नो अपील। ठीक है, ये नहीं बोला है कोई भी, लेकिन अगर आदेश जो है वो पार्टी की सहमति से तय किया जाता है तो कोई भी अपील जो है वो नहीं होगी। ट्रिब्यूनल जल्द से जल्द अपील का निपटारा करेगा, लेकिन ऐसी अपील की तारीख से जो है वो 6 महीने से अधिक समय जो है वो नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और द ट्रिब्यूनल विल डिस्पोज द अपील एज सून एज पॉसिबल बट इन मोर देन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच अपील। ठीक है, सेक्शन 57 में बोला अकॉर्डिंग टू सेक्शन 62 ऑफ दिस एक्ट, person if not specified within the order with the order or decision of the tribunal may appeal to high court within 60 days। ठीक है, और यदि 60 अकॉर्डिंग सेक्शन 62 में बोला कि यदि कोई पर्सन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होता है उनके ऑर्डर से भी, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो वो अपील कर सकता है हाई कोर्ट में विद इन 60 डेज। ठीक है, पावर कहां पर दी है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 58 ऑफ दिस एक्ट द ट्रिब्यूनल इज नॉट बाउंड टू फॉलो एनी प्रोविजन। यहाँ पर बोला जो ट्रिब्यूनल है वो बाउंड नहीं है फॉलो करने के लिए एनी प्रोविजन जो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में जो है वो दिया गया। मस्ट गिव डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के नियम है वो उनको फॉलो करने पड़ेंगे जब भी क्या किया जाएगा, मैटर डिसाइड किया जाएगा। हाउएवर इट हैज द सेम पावर, कुछ सेम पावर्स दी गई जो कि सिविल कोर्ट के पास होती है, वैसी कुछ पावर जो है वो इनके पास भी है। ठीक है, और ट्रिब्यूनल के पास भी है, बल्कि ट्रिब्यूनल जो है वो बाउंड नहीं है कि उसको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के प्रोविजन जो है वो फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो कौन कौन सी पावर है जो कि सिविल कोड के समान दी गई है, तो सबसे पहले समन एनी पर्सन और प्रोड्यूस प्रोक्यूर्ड एज अटेंडेंस, की समन भेजना। ठीक है, समन भेजा जाता है ना, और उसके बाद पार्टीज को बुलाया जाता है, उनकी अटेंडेंस ली जा रही है, यानी कि उनको बताया जाता है कि आपके खिलाफ ये पर्टिकुलर केस चला है और उनको कोर्ट में बुलाया जाता है। एग्जामिन करना किसी भी पर्सन को ऑन ऑथ, ठीक है, दस्तावेजों को खोजने या प्रस्तुत करने के लिए कहें। ठीक है, और आस्क टू डिस्कवर और प्रोक्यूर डॉक्यूमेंट। ठीक है, डिस्कवर और प्रोक्यूर डॉक्यूमेंट के लिए जो है वो कहना। रिसीव करना एविडेंस ऑन एफिडेविट। ठीक है, एफिडेविट गवाहों की जो है वो जांच करना। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, रिव्यू डिसीजन और डिसमिसल ऑफ एनी एप्लीकेशन। ये ऑफेंसेस हैं, इनकी लिस्ट है, ये याद रखने योग्य है और याद करना इनको। ठीक है, फाइन भी याद करना है और कौन से सेक्शन में क्या कुछ दिया है वो भी याद करना है। ठीक है, तो ऑफेंसेस एंड देयर पनिशमेंट दी है अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में। ठीक है, और ऑफेंसेस कौन से हैं, टेम्परिंग विद द डॉक्यूमेंट स्टोर इन द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, कि ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि स्टोर है कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, ये आपका सेक्शन 65 में जो है वो दिया गया। तो इसके लिए कितनी इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, 3 ईयर प्लस 2 लाख रुपीज फाइन। ठीक है, 3 ईयर की इम्प्रिजनमेंट प्लस 2 लाख रुपीज फाइन। ऑफेंसेस जो कि रिलेटेड है कंप्यूटर से और एनी एक्ट मेंशन इन सेक्शन 43। ठीक है, ये सेक्शन 66 में जो है वो दिया गया। इम्प्रिजनमेंट कितनी होगी, तो 3 ईयर होगी प्लस फाइन। ठीक है, फाइन विच में एक्सटेंड टू 5 लाख और बोथ। ठीक है, और यदि आप रिसीव करते हो, ठीक है, स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्सेज को और डिसऑनेस्टली सेक्शन 66 बी में जो है दिया गया है। इम्प्रिजनमेंट कितनी मिलेगी, 3 साल की मिलेगी, 1 लाख रुपीज तक फाइन होगा। आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है, आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए सेक्शन 66C में जो है वो दिया गया है और इम्प्रिजनमेंट 3 ईयर प्लस फाइन 1 लाख और बोथ। और चीटिंग बाय पर्सनेशन सेक्शन 66B, either imprisonment for 3 years or fine of 1 lakh rupees or both।
violation of a privacy, section 66E, either imprisonment of 3 year or a fine or 2 lakh rupees both. साइबर टेररिज्म के बारे में पूछा जाता है, सेक्शन 66F में दिया गया है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आया भी था, पीवाईक्यू है ये। ठीक है, तो साइबर टेररिज्म कहां पर दिया गया है, तो ये आपका सेक्शन 66F में दिया गया है। इसके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो मिलती है। ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल, ठीक है, ऑब्सीन कुछ ऐसे ऑब्सीन मटेरियल है जिसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है वो क्या किया जा रहा है, ट्रांसमिट किया जा रहा है, सेक्शन 67 में दिया गया है। इम्प्रिजनमेंट कितनी होगी, 5 ईयर होगी, प्लस फाइन होगा आपका 10 लाख रुपीज। ट्रांसमिशन करना ऑफ एनी मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट act through an electronic mode, section 67A, imprisonment of 7 year or a fine of rupees 10 lakh rupees, ठीक है। और depicting children in sexually explicit from and form and transmitting such material through the electronic mode, section 67B में जो है वो दिया गया। imprisonment कितनी है, 7 year प्लस फाइन कितना है, 10 लाख रुपीज है। फेल्यूर टू प्रिजर्व एंड रिटेन द इंफॉर्मेशन बाय इंटरमीडिएटरीज, ठीक है, कि फेल्यूर टू प्रिजर्व, आप जो है वो फेल हो गए इसको प्रिजर्व करने के लिए, उस इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करने के लिए जो कि रिटेन करी गई थी इंफॉर्मेशन बाय द इंटरमीडिएटरी। सेक्शन 67C में जो है वो दिया है, इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 ईयर फाइन। ठीक है, एक केस है, लैंडमार्क केस है, लैंडमार्क जजमेंट है जो कि आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 से है। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का मामला है। ठीक है, 2015 का मामला। फैक्ट क्या थे कि इस मामले में शिवसेना के एक राजनीतिक नेता की मौत के बाद मुंबई में बंद के मुद्दे पर जो है वो ऑनलाइन टिप्पणी पोस्ट करने के लिए 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया, यानी कि 2 लड़कियों ने ना, मतलब 2 गर्ल्स ने को अरेस्ट किया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पोस्ट किया था कोई कमेंट ऑनलाइन। ठीक है, और इशू ऑफ शट डाउन in Mumbai after the death of political leader of Shiv Sena. ठीक है, तो they were charged under section 66A for the posting of offensive comment, ठीक है, in electronic form। अब देखो, पॉलिटिकल लीडर था कोई, है ना, शिव सेना, उसकी डेथ हो गई, ठीक है, जिसके कारण जो है वो मुंबई को शट डाउन कर दिया, यानी कि बंद कर दिया। ठीक है, लॉकडाउन लगा था ना, वैसे बंद कर दिया। और इसके रिगार्डिंग जो है वो 2 गर्ल्स ने कुछ कमेंट पोस्ट किया, ऑनलाइन माध्यम से पोस्ट किया, और इसलिए उन लड़कियों को अरेस्ट कर लिया गया। और ये कहा गया कि अंडर सेक्शन 66A फॉर पोस्टिंग द ऑफेंसिव कमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, कि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई ऑफेंसिव कमेंट जो है वो किया है। एज a result, the constitution validity of this section was challenged under in the Supreme Court, stating that the infringement upon the Article 19 of the Constitution। और ये नतीजन क्या हुआ, इस धारा जो इनको अरेस्ट किया गया है, इनको धारा की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, किसकी, सेक्शन 66A की वैधता की मतलब चुनौती दी, और ये कहा गया कि ये चीज जो है वो हमें अरेस्ट कर दिया, कि आपने सिर्फ एक कमेंट पोस्ट करा, उसकी बेस पर जो है वो हमें अरेस्ट कर दिया गया। ये कहीं ना कहीं हमारे आर्टिकल 19 का उल्लंघन है। अब इशू क्या था कि वेदर 66A इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और नॉट, क्या जो आपका सेक्शन 66A है ये वैलिड है या नहीं। जजमेंट क्या आया, द कोर्ट इन दिस केस, ठीक है, जजमेंट क्या आया, द कोर्ट इन दिस केस ऑब्जर्व दैट द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन is ambiguous or vague, which violate the freedom of speech and expression of the citizen। यहाँ पर कहा न्यायालय ने इस धारा की भाषा को अस्पष्ट और ये कहा कि आपकी जो लैंग्वेज है इस सेक्शन की 66A की वो एम्बिगुअस है और वेग है। ठीक है, और जो कि नागरिकों की भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है। इसके बाद इसने इस आधार पर पूरी धारा को रद्द कर दिया, और इस संविधान और ये कि संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है, और इसने कहा कि धारा पुलिस अधिकारियों को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देती है जिसके बारे में उन्हें लगता है, और उसने कुछ भी आपत्तिजनक पोस्ट या मैसेज किया है, चूंकि एक क्या है, आक्रामक शब्द का अधीन, यहाँ बोला कि चूंकि ये वर्ड ऑफेंसिव जो है वो आपका कहीं भी डिफाइन नहीं करा गया,
ठीक है, ऑफेंसिव वर्ड आपका डिफाइन नहीं करा गया इस एक्ट में, दे इंटरप्रेटेड डिफरेंटली इन ईच केसेस, कि ईच अलग अलग केस में जो है वो इसको अलग अलग रूप में जो इंटरप्रेट किया जाता है। अमाउंट टू अब्यूज ऑफ पावर बाय द पुलिस एंड थ्रेट टू पीस एंड हार्मोनी, इसलिए जो है वो उन्होंने प्रत्येक मामलों में अपनी इसकी अलग अलग व्याख्या की है, और पुलिस द्वारा सत्ता का दुरुपयोग या शांति को संभावना के लिए खतरा था। एक और केस है एमएस गुजरात पेट्रोसिंथेसिस लिमिटेड एंड राजेंद्र प्रसाद यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2014 का मामला है। इस केस में क्या हुआ था? इन दिस केस द पिटिशनर डिमांडेड द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन टू अ साइबर appellate ट्रिब्यूनल एंड सो द केसेस कैन बी डिस्पोज of quickly and someone can keep a check on her working of this। ठीक है, यहां पर बोला साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल कि इस मामले में याचिकाकर्ता ने साइबर अपील न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग करी थी, यानी कि याचिकाकर्ता ने कहा कि मेरे को चेयरपर्सन अपॉइंट करो, ठीक है, किसका? साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल का, ठीक है, और ताकि मामले जो है वो जल्दी से जो है निपटाए जा सके, और कोई भी कैट यानी कि साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के कामकाज पर नजर जो है वो रख सके। ठीक है, द रिस्पोंडेंट सबमिटेड द चेयरपर्सन वुड बी अपॉइंटेड सून, और रिस्पोंडेंट ने सबमिट किया, यानी कि रिस्पोंडेंट ने कहा कि आपको चेयरपर्सन जल्द ही जो है वो नियुक्त किया जाएगा। इश्यू क्या उठा कि अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, इश्यू क्या था कि साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष की जो है वो नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, और द कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड मस्ट सी दिस एज अ मैटर ऑफ अर्जेंसी एंड टेक इनटू अकाउंट सेक्शन 53। न्यायालय ने अध्यक्ष की नियुक्ति का आदेश दिया और ये कहा कि जल्द अर्जेंसी के मामले में के रूप को देखने के लिए अधिनियम की सेक्शन 53 को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ आपका आईटी एक्ट कंप्लीट हो गया है। मेरे को जल्दी से बताएंगे कि समझ आ गया है या नहीं आया। ठीक है, और सुखराम, रेखा जी, और इसके अलावा कौन कौन है क्लास में? चलो चलो क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े से। ठीक है, कल से हम न्यू यूनिट 10 जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, द एक्ट ऑफ causing death to a person who has committed or attempted to commit housebreaking by night is known as marginal excess of right to the private defense, option number B है purported exercise of right of the self defense, option number C है murder, and no detected objectivity would be possible to wait the capability culpability। ठीक है, दोष के को तोलने के लिए कोई अलग निष्पक्षता संभव जो है वो नहीं होती। जल्दी से आंसर बताओ। ठीक है, आंसर बताएंगे जल्दी से। चलो जल्दी से आंसर बताइए। रेखा जी, सुखराम जी, ठीक है, नहीं भी आएगा तब भी क्वेश्चन जो है वो बताने हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आत्मरक्षा के अधिकार का कथित प्रयोग। चलो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ, इजी है ये। A seven judge bench of the Supreme Court considered the scope of industry and lay down a triple test formula in one of the following। कौन से केस में जो है वो ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला निर्धारित करा गया था? ठीक है, क्वेश्चन नहीं है, क्या हुआ रेखा जी? चलो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ, सेकेंड का। ठीक है, चलो
कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। Seven judge bench of the Supreme Court consider the scope of industry lay down the triple test formula in one of the following, ठीक है। चलो, आज ना मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर वाटर सप्लाई वर्सेस राजप्पा AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। आउट ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द मोड इज नॉट अ डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो, चलो इसको, ऑप्शन नंबर सी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ, ठीक है। वो आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से जो है वो क्वेश्चन आ गया था, लेकिन कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ, ठीक है। द क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन हु कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेबर कोर्ट। सारे के सारे क्वेश्चन, चलो इस एट्थ क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। अनटचेबिलिटी इज अबोलिश एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन इज अ सेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन पहले क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन नंबर 8 ABCD इस तरह से आंसर देना, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अनटचेबिलिटी इसको एबलिश किया गया है एंड इट्स प्रैक्टिस इन द फॉर्म इज फॉरबिडन इन एसेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी से आंसर बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच टू इंडियन सिटीजन? Article 18 clause 2, Article 18 clause 1, Article 19, Article 20। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम है मेरी साइड से या आपकी साइड से? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट द सर्टन राइट रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर कन्फर्ड ऑन all citizen, all person living within the territory, and option number C have foreigners also, and option number D all of them। चलो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए इंडियन सिटीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए इंडियन सिटीजन, ठीक है। अच्छा आपकी साइड, ओके आपकी साइड है।
ऑप्शन नंबर, चलो हिंदी में भी देख लो एक बार। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। चलो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज और आर फाउंड टू बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए है, स्टेटमेंट फर्स्ट है, द फ्रीडम कैन नॉट बी क्लेम्ड बाय द न्यूज़पेपर और अदर publication run by the non-citizen. The second statement had the freedom of press under our constitution is not higher than the freedom of an ordinary citizen is subject to the same limitation as are imposed under Article 19, Clause 2 of Indian Constitution to those limitation only. रेखा जी आंसर करेंगे। चलो ऑप्शन नंबर हिंदी में देखेंगे। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, दोनों गलत, दोनों सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट एम्पावर द कोर्ट टू एडजुडिकेट द रीजनेबलनेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड इवन द राइट गारंटेड बाय द आर्टिकल 19 क्लास 1 ऑफ ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर ए है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन नंबर बी है सेकंड अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन नंबर सी है आपका थर्ड अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपका फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट। रेखा जी आपका भी आंसर नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट में नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, यदि नेटवर्क इशू है तो आप देख लें, यदि आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटेड द freedom of citizen to meet each other in any number provided the assembly. ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी, ठीक है, पेसेबल भी और अनआर्म, यानी कि असेंबली जो है वो पेसेबल होनी चाहिए और साथ ही जी बिना हथियारों की होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। अरे बहुत लंबा क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे, बाय which of the following clause the freedom of right to freedom of movement is guaranteed under Indian Constitution? Under Article 19, Clause 1C, Article 19, Clause 1B, Article 19, Clause 1A, Article 19, Clause 1D.
ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. ठीक है. आर्टिकल 19 क्लॉज 1 डी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे. Which of the following statement regarding the freedom of residence are found to be correct? Since the right under Article 19 of the Indian Constitution are available only to a citizen, of a person cannot complain of an infringement of right under subclause 1 if the citizen has terminated by the law or made by the parliament under Article 11. Second statement है uh, it it is not available to the foreigner. ठीक है. ऑप्शन नंबर ए है आपका नाइदर ए और नॉर बी. ऑप्शन नंबर बी है ए और फर्स्ट एंड सेकंड. ऑप्शन नंबर सी है ओनली फर्स्ट एंड ओनली सेकंड. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज और आर इम्प्लाइड अंडर आर्टिकल 19 प्लस 1 प्लस जी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस या ऑल ऑफ देम? चलो राइट आंसर बताएंगे. राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देम इज द राइट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट accused immunity from being compelled to witness against himself. This clause gives the protection to a person accused of the offense or against compulsion to be a witness against himself या all of them या. ठीक है. हिंदी में देखेंगे तो बोला संविधान, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 क्लास 3 आरोपी को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर होने से छूट के बारे में है. ठीक है. A person accused of an offense against a compulsion to be a witness or against himself, and option number D, all of them. ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देम इज द राइट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे. क्वेश्चन नंबर 20. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर an essential ingredient of an clause of the clause 3 of article 20 of Indian Constitution? Compulsion, confession और prohibition, both A and B. ठीक है. जल्दी से राइट आंसर बताएंगे. Which of the following are essential ingredient of clause 3 of Article 20 of Indian Constitution? Option number A is the right answer, compulsion. Next question का right answer बताएंगे. The prediction of Article 21 extend to which of the following citizen, all person, foreigner या person under imprisonment?
ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन नंबर ए है right of a person not to be subject to bounded labor or unfair condition of labor. Yeah. Our second statement है right to be bounded laborer to rehabilitation after lease release. And the third statement है right to be decent environment and reasonable accommodation. ऑप्शन नंबर, चलो हिंदी में देख लो एक बार। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस इज मेंशन in which of the following article of Indian Constitution? Article 21, Article 21A, Article 22, Article 22A. Option number C is the right answer. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट। चलो, राइट टू मेक अप रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ डिटेंशन इज द मोस्ट चेरिस्ड एंड वैल्यूएबल राइट कन्फर अपॉन द डिटेंडर अंडर आर्टिकल। ठीक है, अंडर आर्टिकल बताना ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इफ देयर हैज बीन infraction of such right of detenue is entitled to be released. हिंदी में भी देखेंगे। हिरासत के आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल के तहत किसी बंदी को दिया गया है और सबसे प्रिय मूल्यवान अधिकार। इस तरह के अधिकार का उल्लंघन हुआ तो बंदी रिहा होने का हकदार।
ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट? ऑप्शन नंबर ए है राइट टू फ्रीडम, ऑप्शन नंबर बी है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ऑप्शन नंबर सी है राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेबरर और सर्विस executed by the government or a person in power within the giving remuneration of for it. It is term as ऑप्शन नंबर ए है फोर्स लेबर, ऑप्शन नंबर बी है बेगर, ऑप्शन नंबर सी है अनएम्प्लॉयड, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। सरकार या सत्ता में बैठे किसी व्यक्ति द्वारा पारिश्रमिक दिए बिना किए गए श्रम या सेवा को कहा जाता है क्या? 31 क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। रेखा जी का आंसर नहीं आया बड़ी देर से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर बेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट नो पर चाइल्ड below the age of 14 years shall be employed in work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employed? ऑप्शन नंबर ए है आर्टिकल 22, ऑप्शन नंबर बी है आर्टिकल 22 क्लास सी, क्लास 2 आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। अंडर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज कंटेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 25 to 28, आर्टिकल 29 30, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 19 to 22। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 25 to 28, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। द मीटिंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर प्रेसिडेड बाय डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, चेयरमैन और गवर्नर। डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, चेयरमैन और गवर्नर। ऑप्शन नंबर सी चेयरमैन इज द राइट आंसर। इतनी जल्दी समाप्त हो गए क्वेश्चन? हाँ, इतनी जल्दी समाप्त हो गए? मैंने सोचा मैं काफी ज्यादा है।
चलो, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और आज मेरी खुद की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और इस वजह से कुछ एनर्जी फील नहीं हुआ ना मुझे। आप पता नहीं आपको हुआ या नहीं हुआ, बट थैंक यू सो मच। और अ, बाकी चैत्र नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और माता रानी जी की कृपा सब पर बनी रहे। सबको बहुत बहुत बधाई हो और थैंक यू सो मच।